हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्वेरी। जैसे कि पीपीएससी ने अभी सिलेबस अपलोड नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में जब भी वो सिलेबस अपलोड करेगा तो हो सकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से एक आधा टॉपिक हम अभी तक डिस्कस ना किए हों। ठीक है, तो उसको आप घबराओ मत। जब जैसे ही हमें वो सिलेबस पता लगेगा उसमें जो भी एडिशंस होगा तो हम वो वाले टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ। रणधीर और सुधीर का देखो टाइम दिया। रणधीर 3/2 टाइम्स फास्टर है सुधीर से। रणधीर को एक काम करने में 20 दिन लगते हैं, तो रणधीर और सुधीर अगर मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। रणधीर सुधीर दो बंदे हैं, 3:2 उनका स्पीड है। रणधीर है वो फास्टर है। ठीक है, जब आपको स्पीड गिवन हो तो डेज कैसे निकालोगे। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने कम दिन लगेंगे उसको, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है। उसके बाद आप देखो, अब आपको गिवन है कि रणधीर को 20 दिन लगते हैं काम करने में, तो सुधीर को कितना टाइम लगेगा। देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ गया। तो ये डेज आ गई। अब डेज से आपने इसको सोल्व कैसे करना है। आप सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, उसको वर्क मान लो, टोटल वर्क। तो अब रणधीर को कितना 20 डेज लग रहे हैं, सुधीर को 30 डेज लग रहे हैं। तो इसको कितना, एक दिन में कितना काम किया इसने 3 और इसने 2, तो टोटल 60 वर्क है। और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। सिंपल है। अब ए कैन डू अ जॉब इन 24 डेज, बी 9 डेज, सी 12 डेज। अगर बी और सी ने 3 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़ दिया, तो आपको बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क रह गया वो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको डेज दिए हुए हैं इसको आपका एलसीएम ले लेना है इनका, उसको वर्क मान लेना। 72 एलसीएम आया। ठीक है, उसके बाद ए को 24 दिन, बी को 9, सी को 12। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड कर दो तो एक दिन का काम आ जाएगा 8 और 6। अब बी और सी ने क्या किया, 3 दिन काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया उन्होंने 14, 3 दिन में कितना करेंगे 42। ठीक है, अब वो काम छोड़ गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 72 माइनस 42 30। अब ये 30 काम कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है, एक दिन में 3 करता है, तो टोटल काम 30 वो 10 दिन में कर देगा। राम और श्याम, राम 3 गुना काम कर सकता है शाम से, तो स्पीड गिवन है 3:1 स्पीड है ये। तो डेज कैसे निकालोगे, डेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसको 1:3 में डिवाइड कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे। ठीक है, तो ये आगे इसके डेज। अब आपको क्या गिवन है कि राम है जो वो शाम से 60 डेज कम लेता है काम कंप्लीट करने में, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना 2, ये किसके बराबर है 60 के, तो 1 किस यूनिट किसके बराबर हो गया 30 डेज के। ठीक है, तो राम और शाम का आप निकाल लो डेज, यहाँ पे 30 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 को, तो ये 90 हो गया। अब आपने बताना है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कब कंप्लीट कर देंगे। तो एलसीएम ले लो दोनों का, उसको वर्क मान लो 90, इसको 30 और इसको 90, तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 1, 90/4, तो 22 सही 1/2 इज द राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक वॉल को प्लास्टर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में वो 1/2 काम करता है, और सेकेंड डे में वो जो रिमेनिंग बच जाता है उसका 1/4 काम करता है, और जो उसमें से भी रिमेनिंग बच जाता है वो 45 मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ द वॉल कितना है जिसको हमने प्लास्टर करना है। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे 1/2 काम किया उसने, ठीक है 1/2 एरिया मान लो। ठीक है, 1/2 एरिया उसने काम किया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 1/2 एरिया रह गया। अब उसने क्या किया, इसमें से 1/4 सेकेंड डे में काम किया, और जो बच गया वो 45 मीटर स्क्वायर था, तो बच कितना गया 1/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3/4 उसने मतलब बच गया अभी भी। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू 45 मीटर स्क्वायर। इसको आप सोल्व करो तो ए आ जाएगा आपका 120। 5 क्वेश्चन देख लो। देखो इसको कैसे करोगे, आपको 12 डेज और आपको 10 डेज गिवन है। ठीक है, 9 मैन 12 बॉयज 12 दिन में काम करते हैं, 12 लड़के और 12 बॉयज, 12 मैन एंड 12 बॉयज 10 दिन में काम करते हैं। तो 10 मैन और 10 बॉयज कितनी देर में काम करेंगे। देखो इसको आप क्या करो, 12 और 10 का एलसीएम ले लो, आप मान लो इसको 60। ठीक है, तो 60, अब इसको इक्वेशन लिखो 9m प्लस 12 बॉयज। ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, और 12 मैन प्लस 12 बॉयज कितनी देर में करते हैं 10 डेज में करते हैं। तो इसको आप डिवाइड करो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है कि
ये इक्वेशंस बन गई। देखो 10 मैन 10 बॉयज का निकालना है ना, तो सबसे पहले आप देखो, आप डेज को कभी भी इक्वेट नहीं करोगे, आप हमेशा एक दिन के काम को इक्वेट कर पाओगे। तो 9 मैन प्लस 12 बॉयज इज इक्वल टू 5 डेज है, 12 मैन प्लस 12 बॉयज इज इक्वल टू 6 डेज है। इक्वेशन सोल्व करोगे तो मैन आ जाएगा आपका 1/3 और बॉयज आ जाएगा आपका 1/6। ठीक है, अब आपने 10 मैन प्लस 10 बॉयज का निकालना है, तो आप इसको 10 मैन प्लस 10 बॉयज का एक दिन का काम आप निकाल लो। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इसको m को पुट करो, b को पुट करो तो 5 आ जाएगा। अब टोटल काम है 60, एक दिन में 5 करते हैं तो 12 डेज लगेंगे। A piece of work which could be finished in 9 days was finished 3 days earlier after 10 more men were joined। तो क्या हुआ कि पहले काम को करने में 9 दिन लगते थे, फिर बंदे बढ़ा दिए तो उस काम को करने में 3 दिन कम लगे, तो आपने टोटल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड बताना है। ठीक है, तो ये पीस ऑफ वर्क x था, ठीक है, उसको 9 डेज लगे। इसमें आप फार्मूला यूज कर रहे हो, देखो MDH इज इक्वल टू MDH मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। ये फार्मूला याद कर लो। तो मैन को आपने x मान लिया, डेज 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपने 10 बंदे बढ़ा दिए, x प्लस 10 कर दिए, और आपके जो दिन है वो 3 कम हो गए तो 6 के बराबर हो गए। तो राइट आंसर इज बी। सोल्व करो इक्वेशन को, 20 आएगा। ABC टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। देखो 4 डेज है, A 12 दिन में करता है, B 18 दिन में करता है। C का टाइम निकालना है, सिंपल है। देखो A प्लस B प्लस C, आप एलसीएम ले लो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, 36 ले लो। ठीक है, A प्लस B प्लस C है एक, तो एक है A एलोन है और एक B एलोन है। ठीक है, A प्लस B प्लस C कितना है, 4, A 12, B 18। ठीक है, एक दिन का काम निकाल लो, 9, 3 और 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब C अकेला कितनी देर में काम करेगा, तो A प्लस B 5 काम करते हैं, और अगर आप A प्लस B प्लस C 9 है, तो C का अकेले का कितना आ गया, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 36 करने के लिए 9 डेज लेगा। अब A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, A कैन डू हाफ ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे। A B C 3 बंदे हैं, ठीक है। A एक दिन में कितना काम करता है, 1/2। B फुल काम करता है, और B कितना काम करता है, C का हाफ करता है, तो C कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या है, स्पीड, और यही क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी हो गई। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2:4। तो डी इज द राइट आंसर। 5 मैन और 9 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का वर्क इक्वल है 15 डेज में जो करते हैं। तो 5 मैन इज इक्वल टू 9 बॉयज। ठीक है, तो 10 मैन किसके बराबर हो गए, 18 बॉयज के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 18 बॉयज और 10 मैन किसके बराबर हो गए, 18 बॉयज के। तो 18 बॉयज के बराबर हो गए, प्लस 12 बॉयज इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 30 बॉयज हो गया। अब 30 बॉयज का आपने काम निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 9 बॉयज 15 दिन में काम करते हैं, तो आप इसका मैन डेज निकाल लो। आप इसको मतलब MDH इज इक्वल टू MDH यूज कर सकते हो। तो 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 इंटू डेज निकालना है आपने, तो डेज निकाल लो, इससे आपका आएगा, ये आंसर आ जाएगा। Some persons can do a piece of work in 12 days. 2 times the number of these persons will do half of that work in, इसमें भी सेम फार्मूला यूज होगा, MDH अपॉन W। W हमेशा नीचे रहता है, W होता है वर्क। ठीक है, तो MDH अपॉन W। अब मैन आपको, आप मान लो मैन X है, ठीक है, 12 दिन में एक काम करते हैं, और उसके बाद बंदे आपने 2 टाइम्स कर दिए, 2x हो गए, तो डेज आपने निकालना है, और आपका वर्क कितना है, वो हाफ वर्क कर रहे हैं, 1/2। इसको आप 1/2 लिखो, 1/2। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 3 डेज आ जाएगा। चलिए अब जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो 2 तरह के कंडक्टर और इंसुलेटर हो सकते हैं। देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, एक वायर को, एक कंडक्टिव वायर, एक इंसुलेटर वायर। कंडक्टिव वायर कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, जैसे कि कॉपर वायर्स हो गए। इंसुलेटर क्या हो गए, जो करंट को पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लोथ हो गए। ठीक है, चलो अब प्लास्टिक वायर इज अ इंसुलेटर। क्यों प्लास्टिक वायर बनाई जाती है, ताकि वो करंट को पास ना होने दे और आपको करंट मिनिमम से करंट ना ही लगे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप मान लो एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपके पास कोई भी मतलब एक रोड है, ठीक है, उसको आप चाहते हो कि उसको जंग ना लगे, तो जंग ना लगने के कारण आप उसके ऊपर
एक ऐसी कोटिंग कर देते हो जिससे कि उसको पानी के साथ उसका रिएक्शन ना हो और उसको जंग ना लगे। तो इसकी कोटिंग करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना एक डब्बे में डालते हैं। डब्बे में डालने के बाद इसको नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, इसको पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रोड होती है उसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं। और इस डब्बे में होता है पानी, इस पानी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं हम इसको, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है उसमें नेगेटिव चार्ज जाके चिपक जाते हैं, और जो नेगेटिव होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज जाके चिपक जाते हैं। तो उसको जो ऊपर चिपक जाता है ना, तो यही एक कोटिंग होती है। मतलब जैसे आप मान लो कि आपने टंगस्टन की कोटिंग कर दी, ठीक है, या फिर आप कोई और मटेरियल की कोटिंग कर दी, तो वो वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, तो वो उसको वाटर के साथ रिएक्ट होने से बचाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एडिंग कॉमन साल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। बट जो कॉमन सॉल्ट होता है ये होता है सोडियम आयन। सोडियम आयंस क्या है, बहुत ज्यादा कंडक्टिव है, तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया है, ये लिक्विड है जो कंडक्ट करता है करंट को, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकते हैं। कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स मैंने आपको बताया प्लास्टिक, ग्लास, वुड सारे के हैं पुअर कंडक्टर्स हैं। और डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर मैंने बताया पुअर कंडक्टर है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो करंट जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है वो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग, क्योंकि ये आपको वाटर से प्रिवेंट करता है रिएक्ट करने पे। इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोज टू, अब एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, बल्ब के अंदर ना एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। इसमें क्या होता है, जैसे आप करंट पास करते हो तो ये इस फिलामेंट के अंदर घूमता रहता है करंट, और उसमें जो ये टंगस्टन जो फिलामेंट है इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो करंट यहाँ से पास कर रहा है बट रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। करंट, हीट प्रोड्यूस होने का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ही जो लैंप है वो ग्लो करते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। विच सब्सटेंस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबस्शन, देखो क्या होता है, जैसे आप कोई फ्यूल हीट करो, मतलब फ्यूल को आप जलाओ, तो उससे क्या होगा, देखो जैसे आप गैस चलाते हो तो गैस में क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो बी इज द राइट आंसर। Like fuel, the sun also provides heat and light. The process taking place in the sun is called nuclear fusion process है। देखो ये क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें मतलब सन पे मतलब अनलिमिटेड हाइड्रोजन हैं, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद वो क्या करते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट एक मतलब रेस के फॉर्म पे अर्थ पे आती है, जैसे हमें धूप नजर आती है, ठीक है। तो कोल बर्न्स विद ओनली ग्लो, देखो क्या होता है, जैसे आप गैस चलाओ, गैस में क्या होता है कि वेपर्स, गैस जो होती है ना उसमें वेपर्स होते हैं ऊपर, तो वो वेपर्स के कारण आपको वो उसकी फ्लेम नजर आती है। लेकिन कोल में क्या होता है, कोल एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें कोई वेपर्स नहीं है, तो वो यहीं पे जलता रहता है, तो इसलिए आपको इसकी फ्लेम नजर नहीं आती। तो कोल बर्न्स विद ओनली ग्लो। बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज रूम, क्लोज रूम में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऑक्सीजन कम होगी तो वो कार्बन के साथ कंबाइन करेगी तो सिर्फ कार्बन ऑक्साइड बनाएगी। बट अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती तो ये CO2 मतलब ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो पाती। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो जल्दी ही मतलब जिसको मतलब जल्दी ही जलाया जा सके, तो कैच फायर इजिली। CNG और LPG क्या है, इनको एक सिलेंडर में, जैसे आपके घर पे सिलेंडर आते हैं उनमें क्या होता है, LPG भरी होती है और उसको प्रेशराइज, ऊपर से प्रेशर किया होता है उसको, ताकि वो गैस क्या होती है, वो गैस ना लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहती है, तो ये एक लिक्विड फ्यूल्स हैं। इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर, ठीक है। कंबस्शन इज अ, कंबस्शन क्या होता है, जैसे कि एक पिस्टन मान लो, गाड़ियाँ, पिस्टन क्या करता है, पिस्टन गाड़ियों को चलाता है, ठीक है, ये व्हील के साथ आगे कनेक्टेड होता है तो व्हील मूव करता है, ये मतलब इसका मोशन ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और व्हील भी ऐसे रोटेट करता रहता है इसकी हेल्प से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्यूल डालते हैं, ठीक है, फ्यूल डालते हैं और एयर डालते हैं, तो फ्यूल और एयर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फ्यूल बेसिकली कार्बन ही होते हैं, ठीक है, और उसमें जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो CO2 भी बनता है और हाइड्रोजन और वाटर भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये फिर धुआं निकलता है, धुआं हम एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो कंबस्शन क्या है, टोटली केमिकल प्रोसेस है। द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
जो फ्लेम है उसके तीन जोन होते हैं। देखो फ्लेम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक कैंडल मान लो, एक कैंडल में तीन फ्लेम होते हैं। एक तो इनर फ्लेम होता है, एक मिडल फ्लेम होता है, एक आउटर फ्लेम होता है। जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो इस आउटर आउटर जो रीजन होता है उसमें होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सबसे ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ वैक्स भी होता है और कुछ ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए ज्यादा कंबशन नहीं हो पाती। तो यहाँ पे थ्री थ्री मतलब रीजन्स होते हैं फ्लेम के। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स देखो, आप उसको दरवाजे को अंदर की तरफ भी धकेल सकते हो और उसको बाहर भी खींच सकते हो, तो पुश और पुल दोनों है। व्हाट इज अ स्टेट ऑफ मोशन? अब एक बॉक्स है, उसको आप मूव कर रहे हो। ठीक है, आप जब उसको स्टार्टिंग में मूव करते हो तो वो रेस्ट में रहता है, क्योंकि उसको में फ्रिक्शन होता है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मोशन। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन मोशन को रोक रहा है। दूसरा, जब वो मूव करने लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक मोशन और डायनेमिक मोशन। तो इसका बोथ आंसर है, बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है जो उसको हम उसके मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड। जैसे दो चार्ज बॉडी हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब उसके आयंस के कारण है। When two force act in opposite direction, the net force acting between two forces is। जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस होगी। बट अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप समझो कि आप दो भाई मिलके एक दरवाजे को धक्का लगाते हो तो फोर्स ऐड हो जाती है। बट एक बंदा, अगर आप मानो कि एक बंदा अंदर से फोर्स लगा रहा है, एक भाई आपका बाहर से फोर्स लगा रहा है एक ही दरवाजे को, तो उसमें क्या होगा? फोर्स माइनस होगी, जिसमें ताकत होगी वो उसको धकेल पाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जैसे एक चुंबक ले लो, चुंबक चुंबक के ऊपर गिरा तो मतलब वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहती, बट फिर भी उसमें फोर्स लगाती है, तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है और स्पीड भी चेंज कर सकती है। अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप उसका सारी मतलब एक मतलब बॉल जा रही है, मान लो किसी ने हिट किया, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, तो आप उसको रोक भी सकते हो, उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। अगर की प्लास्टिक की बॉल है या फिर रबड़ की बॉल है, उसका आप शेप भी चेंज कर सकते हो, उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो। फ्रूट्स धरती पे गिरते हैं या लीव्स धरती पे गिरते हैं, वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है मतलब अर्थ क्या करती है, इन चीजों को अट्रैक्ट करती है, हर चीज को अपनी तरफ, तो इसलिए वो धरती पे गिरते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि ताजमहल पे क्या है, ऊपर जो रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन, वो किसके कारण होती है? H2SO4 के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज गंगा। एयर पोल्यूशन कोजेस, देखो एयर पोल्यूशन जो CO2 होता है, CO2 को आप एयर पोल्यूशन नहीं बोलते हो, बट इसको इनडायरेक्टली ये एक तरह का पोल्यूशन है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है कि जो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशंस पिघल जाएंगे, जिससे कि पानी का लेवल बहुत बढ़ेगा और बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इनडायरेक्टली जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करता है, बट हम उसको एयर पोल्यूशन में नहीं काउंट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 78% है। व्हाट कॉजेज पोल्यूशन? ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, ठीक है, और हम सांस भी ले रहे हैं, तो एक तरह का मतलब जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी या फिर आप मान लो कि इंडस्ट्रीज लगा दी, तो वो सारी क्या कर रही हैं? वो एक तरह का धुआं क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि आप एग्जांपल हो ऑयल रिफाइनरीज की। ऑयल रिफाइनरीज जब रिफाइन करती हैं ऑयल को, रॉ ऑयल को, तो वो बहुत सारा मतलब उसमें से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन पानी के साथ मिलती हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जैसे पेपर फैक्ट्रीज हैं, इसमें भी वाटर पोल्यूशन होता है, शुगर मिल्स में भी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो कॉज कर रही हैं पोल्यूशन को। CNG क्या है? CNG एक क्लीन फ्यूल है, इसको हम यूज कर रहे हैं। देखा आपने दिल्ली में यूज किए होंगे, ऑटो में यूज कर रहे हैं CNG को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो समझ लो, जो आपकी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको प्रिवेंट करती हैं वहां पे आने के लिए। बट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन में ना एक छेद बना देते हैं, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेस आपकी स्किन की तरफ आ सकती हैं, मतलब अर्थ में जहाँ पे हम रहते हैं वहां तक पहुंच पाती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरेट कहाँ से होते हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और परफ्यूम से जनरेट होते हैं।
एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज, दो तरह के देखो एनिमल्स हो सकते हैं, एक ओविपेरस एक वीवीपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं, जो कि अंडे देते हैं। वीवीपेरस क्या होते हैं, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, हम क्या करते हैं, बच्चे को पेट में पैदा करते हैं, ठीक है। तो टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस फ्रॉग्स। फ्रॉग्स क्या होते हैं, टेडपोल जो इनिशियल स्टेज होती है वो एमिफीबियंस की होती है। एमिफीबियंस होते हैं जो कि धरती पे भी रह सकें और पानी में भी रह सकें, तो फ्रॉग धरती और पानी दोनों पे रह पाते हैं। वट वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जनरली टेक प्लेस। जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, तो वो फिलोपियन ट्यूब्स में होते हैं एग्स, तो स्पर्म वहां पे जाके वहां पे मिलता है उसको फिलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे स्पर्म है एग के साथ जाके मिल गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, ये भी याद रखिए। एग आर फॉर्म्ड इन द ओवेरी। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन द एनिमल्स। दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एक तो सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल तो आप लोगों को पता है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि जैसे अब मान लो एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट टूट के इसका कुछ तना टूट के नीचे गिर गया और वही ग्रो करने लग गया टूटा हुआ तना, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फोर्टिस इज द वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। फोर्टिस क्या होता है, जैसे कि एक बेबी है, स्पर्म जाके मतलब एग के साथ मिल गया तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है बेबी के रूप में, ठीक है, तो इसके आसपास एक बाउंड्री सी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फोर्टिस। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर द वंस विच प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। विविपेरस क्या थे, जो एग्स देते हैं। क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें एक प्लांट था उसका कुछ तना टूट के गिर गया तो उसी का जैसा एक और प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन। चलो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलो खुश रहो, थैंक यू।